नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग एक पीवाईक्यू की सीरीज़ लेके चल रहे हैं और जिसके अंदर 2024 के अंदर जो एसएससी प्रीलिम्स ने जितनी भी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे हैं, उनका डिटेल एनालिसिस हम इस चैनल के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। तो स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी और मैं आपको करवाऊंगा आज 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए। पहला प्रश्न आपका कहता है, which two numbers should be interchanged to make the given equation correct। यानी कौन से दो नंबरों को आपस में बदलने पर आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो देखो, जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूं, इन प्रश्नों में वही बच्चा आगे है जो कम समय में इनको सोल्व करके आगे बढ़ जाएगा। तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि इन प्रश्नों का आंसर सी या डी में से होता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ तक पहुंचो। मैं ये नहीं कहता कि कभी ए और बी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन पहले अपन क्या करेंगे, सी चेक करेंगे। यानी 3 और 4 को आपस में बदलेंगे तो ये आएगा 48 डिवाइड बाई 4 + 12 इंटू 3 माइनस का 6 इंटू 7 और प्लस का 21। अब सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, यहाँ से क्या आएगा 36 और यहाँ से माइनस का 42 प्लस का 21। अब इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा क्या 48 और प्लस का 21 कर दूंगा इसके अंदर तो मुझे क्या मिल जाएगा 9 और 6 69 और 42 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर 27 मिल जाएगा। तो क्या 27 ही चाहिए था? देखो, आपको कुछ और चेक करना ही नहीं पड़ा, आपका आंसर आ गया सी। ये था आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि in the following number pair the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number, select the set in which the number are related in the same way as are the numbers of the following set। कहने का मतलब आपको दो सेट दिए गए हैं। दो सेट कौन से दिए गए हैं? ये वाले। आपको बताना है कि जो रिलेशन इन सेट के अंदर आप देख रहे हो वैसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न इस शिफ्ट में ये पूछा गया है, क्योंकि 14 का सीधा मल्टीपल 2 जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 93 का मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर 186 प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा आपको दुगुना देखना है। तो आप कहोगे सर इसका दुगुना कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसका दुगुना होता है 59 का दुगुना होता है कितना 118। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई बाय 2 वाला लॉजिक ही देखना था। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, जहां पर आपको पूछा है कि जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें कितने ट्राइंगल्स आप देख पा रहे हो। तो सीधी सिंपल सी बात है कि इसमें कितने ट्राइंगल है, काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्राइंगल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, और तीसरा ट्राइंगल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो यहाँ तक 3 हुए। चौथा ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है और पांचवा ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है। और आपको पता है कि यहाँ से कितने ट्राइंगल आएंगे? तो आप बोलोगे सर 3 आएगा, एक ये और एक ये बड़ा वाला। इसी तरीके से 3 किधर से आएंगे, ये वाले। तो यहाँ तक आपके ट्राइंगल हो गए कितने, 5। यहाँ तक हो गए थे 5 और 3 8, 8 और 3 11, और हाईएस्ट 11 ही है। तो यही आगे दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं कि और हो सकते हैं या कि नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम 11 थे और आपने 11 फाइंड कर लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि एक साइलो का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको स्टेटमेंट्स दिए और क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है। तो स्टेटमेंट से आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम। स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाने का तरीका, जैसा कि कहता है कि ऑल बोतल आर जग्स, तो ऑल बोतल आर जग का डायग्राम जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? फिर इसने कहा कि सम बोटल्स आर फ्लेक्स, सम बोतल आर फ्लेक्स का डायग्राम बनेगा इस तरीके से कि सम बोतल आर फ्लेक्स हो गई। उसके बाद इसने कहा कि ऑल फ्लास्क आर बीन्स, तो ऑल फ्लास्क आर बीन का जो है ये आपकी बीन है और ये आपकी बोतल है, ध्यान रखना। क्लियर है? इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बना। उसके बाद इसने कंक्लूजन बोला कि सम बोतल आर बीन्स है क्या? तो बिल्कुल सम बोतल आर बीन्स दिखाई दे रही है आपको।
तो पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा सम जग आर बीन्स, तो बिल्कुल सम जग आर बीन्स भी आपको दिखाई दे रही है, यानी दूसरा भी सही है। और सम फ्लास्क आर जग, तो सम फ्लास्क आर जग भी सही है, यानी सारे के सारे कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहे हैं सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दी है और नॉन वर्बल सीरीज के अंदर आपको पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं तो यहाँ पे पहले एक सिंबल था, फिर एक यहाँ आया, फिर एक यहाँ आया, फिर एक यहाँ आया। तो अब सीधी सिंपल सी बात है कि एक सिंबल यहाँ आएगा। और सिंबल में भी बात करें तो कोई सिंबल रिपीट नहीं हो रहा है, यानी एक नया सिंबल आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, तो ये बिल्कुल नया सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक तो बात बैठी गई थी, इसके आगे बढ़ना था। तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन बच गया क्या, ए। क्लियर हुई बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपको एक ब्लड रिलेशन की कुछ इंफॉर्मेशन दी है और उस इंफॉर्मेशन के अनुसार आपको बताना है जो दिया गया प्रश्न है उसके उसमें क्या रिश्ता बनेगा। इस तरीके के ब्लड रिलेशन को क्या कहते हैं अपन, कोडेड ब्लड रिलेशन। इन प्रश्नों को सीधा सोल्व करने के लिए आपको सीधा यहाँ पर आना है। क्लियर है। और यहाँ पे आने के बाद जो भी सिंबल का मीनिंग दिया वो लिख लो। जैसे मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, ब्रदर, तो आपने लिख लिया ब्रदर। माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला कि सर वाइफ, तो आपने क्या लिख लिया, वाइफ। और डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया, मदर, तो आपने क्या लिख लिया, मदर। उसके बाद प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया, तो आपने बोला प्लस का मीनिंग दिया आपको सन। ये लिखने के बाद चूंकि ऑप्शन ऐसे इस तरीके के दिए हैं तो अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे सीधा सीधा रिलेशन पूछा होता दो वेरिएबल में तो मैं डायग्राम नहीं बनाता। जैसे प्रीवियस मैंने जितने भी शिफ्ट है उनमें ये क्वेश्चन सोल्व कराए तो वहां डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पड़ेगी, इसलिए डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनेगा इधर से कि एम, एम का ब्रदर कौन, टी, और टी की वाइफ कौन, तो आप बोलोगे आर, और आर की मदर कौन, क्यों, तो आप बोल दिया क्यों, और क्यों का सन कौन, पी, तो क्यों का सन आ गया कौन, पी। क्लियर है बात। अब आपको क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एम टी की बहन आपको दिखाई दे रही है क्या, एम टी की बहन नहीं, एम टी की, एम टी की, एम पे कोई आपके जेंडर नहीं है, तो ना भाई कह सकते ना बहन कह सकते। तो इसका ये आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं जाओगे। क्यों एम की माता है क्या, क्यों एम की माता है क्या, बिल्कुल देखो क्यों एम की माता नहीं है, देखो इधर, क्योंकि ये तो जो है हस्बैंड है और ये हस्बैंड की वाइफ है और ये वाइफ की माँ है, यानी सासू माँ है, मदर नहीं है। ठीक है, टी पी का भाई है क्या, इस डायग्राम में टी पी का भाई दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर, डायग्राम में टी पी का भाई नहीं दिखाई दे रहा है। टी पी का बेसिकली क्या हो गए, जीजा जी हो गए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पी आर का भाई, बिल्कुल पी आर का भाई दिखाई दे रहा है, देखो पी आर का भाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो आपको एक एनालॉजी का प्रश्न दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट एनालॉजी इसे कहा जाता है। और इन प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले आपको क्रमांक लिखना होता है। जैसे इसका क्रमांक लिखेंगे आर का 18, ए का लिखेंगे तो 1, और टी का लिखेंगे तो 20, और ई का लिखेंगे तो 5। उसके बाद इसने लिखा एस को 19, और सी को 3, और डब्ल्यू को 23, और आई को 9। इतना करने के बाद आपने देखा इनमें लॉजिक, तो देखा +1, यहाँ पे आपने देखा +2, यहाँ पे आपने देखा +3, और यहाँ पे आपने देखा +4। ये लॉजिक इन दोनों में देखा तो सीधी सिंपल सी बात है कि ऐसा ही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर अगर लगाएंगे +1, +2, +3 और +4, तो क्या आंसर आएगा, O+1 का मतलब होता है P, P+2 का मतलब होता है R, E+3 यानी क्या आ जाएगा H, और N+4 यानी क्या आ जाएगा R। तो PRHR आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कंफ्यूज इज कोडेड 7, चेन इज कोडेड 4, देन adulthood be coded in that language। यानी कोडिंग डिकोडिंग का एक साधारण सा प्रश्न, जहां पर क्या लॉजिक लिया गया है कि इसको आपको देखना है कैसे 7 लिखा है। तो बेटा देखो 7 लिखने के पीछे इसका रीजन जो है वो ये है कि आप लेटर को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखाई देगा, लेकिन 8 को इसने क्या लिखा है 7।
तो क्या इसने नंबर ऑफ लेटर्स, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें से एक माइनस करके लिखा है क्या? टोटल नंबर ऑफ लेटर में से क्या एक माइनस लिख करके लिखा है क्या? बिल्कुल। देखो, 1 2 3 4 5 और 5 की जगह क्या लिखा है? 4। यानी जितने भी लेटर्स है इस वर्ड में उसमें से एक माइनस करना है। तो सीधा सा बात है, इसमें कितने लेटर है? तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसका आंसर भी 8 ही है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द क्वेश्चन कंटेन्स पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सर्टेन वे। Three of the following four words pair are alike as these have the same relationship and thus form a group. Which word pair is the one that does not belong to that group? कहने का मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि इन 4 ऑप्शन के अंदर से 3 में कुछ सिमिलरिटी है और एक आपका ओड है जिसे आपको बताना है। अब अगर इनकी बात करें तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल है। क्योंकि आई स्पेशलिस्ट को बिल्कुल यही बोला जाता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। क्लियर है बात? और बोन स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है? ऑर्थोपेडिक। ये भी बात सही है। स्टोमक से रिलेटेड जो भी दिक्कतें जो डॉक्टर बताता है वो क्या बोला जाता है? गेस्ट्रोलॉजिस्ट। और अगर बात करें यहाँ पर जो कि गलत दिया गया है, यूट्रस, यूट्रस स्पेशलिस्ट को गायनकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और यूरोलॉजिस्ट जो होता है बेसिकली यूरिन स्पेशलिस्ट होता है। तो यही आपका इन 4 के अंदर ओड है। क्लियर होगी बात? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको एक रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है और रिपीटेड सीरीज को सोल्व करने का तरीका है ग्रुप बनाना। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अगर बात करें तो 21 के पेयर जो हैं वो या तो 3 3 के बनेंगे या कितने के बनेंगे? 7 7 के। अब पेयर सबसे पहले कौन से चेक करने चाहिए? क्या 3 3 में क्यू पी के बाद, क्यू पी के बाद आपको ऐसा क्यू पी वाला रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 लेटर क्यू पी वाले 3 के गैप में आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब तो आप अल्टरनेट ही चल जाओ। और ये क्यू पी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो अब 3 का पहले पेयर नाम बनाओ, 7 का पेयर बना के देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा पेयर, और 1 2 3 4 5 6 7 तीसरा पेयर। अब इन पेयर को पूरा करते हैं। तो पहला लेटर क्यू है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा लेटर पी है, और तीसरा लेटर अपन कहाँ से देख पा रहे हैं? यहाँ से, यानी आर आएगा। क्या आएगा? आर। ठीक है, स्मॉल में लिखा है, मैंने कैपिटल में लिख दिया, एक ही बात है। तो तीसरा लेटर आर आ गया। अब चौथा तो सब में है। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करते हुए चलो। तो यहाँ क्यू और पी, और फिर आर जो है वो 2 बार आता है, तो ये 2 आर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे आर आ गया, और आर के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? पी, क्योंकि यहाँ पे भी पी है, और पी के बाद आना चाहिए आर, तो पी आर, और यहाँ पे भी आपका आ गया पी आर। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा? आर पी क्यू आर, आर क्यू आर, आर। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? लास्ट में क्यू आर आर आपको केवल इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो, इसको पूरा रीड कर सकते हो, जो कि मैंने लिखा होगा आर पी क्यू आर, आर क्यू आर, आर। 7 7 का पेयर बना और आपका आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो आपको एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, वो भी श्रृंखला कौन सी? एक नंबर वाली श्रृंखला। और इस नंबर वाली श्रृंखला को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको आसानी से बात समझ में आएगी। क्योंकि अगर इसके करीब की बात करूं तो मेरे को 17 का दुगना जो है वो 34 दिखाई देता है, और 34 में मुझे 4 ऐड करने पे 38 दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर 38 का मैं दुगना करूं तो मुझे कितना दिखाई देता है? तो आप कहोगे 38 का दुगना हो जाएगा 60 16 यानी 76। लेकिन इस बार जो ऐड हुआ वो 76 में 84 तक पहुंचने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ा? 8। चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं 84 को मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ सबसे पहले, तो ये आएगा 8 और ये 16। और अब इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़े?
तो आप कहोगे सर 16 ऐड करना पड़े, कितना ऐड करना पड़े 16, सॉरी 16 नहीं 12, सॉरी 16 नहीं कितने 12, 12, क्योंकि देखो 4 और 4 के बाद कितना 8, तो अब कितना आएगा 12, और ये ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 180। यानी मेरा आंसर में यहाँ पर क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में 180 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लॉजिक भी आपको क्लियर है किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। इसके और भी मेथड है, और मेथड है वो है स्टेप मेथड, यानी जब आपको ये डायरेक्ट लॉजिक समझ में नहीं आता तो आप नीचे जाते जाइए, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ता हूं। तो मुझे 12 में एक मिरर इमेज बनाना है, और मिरर इमेज की अगर बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि मिरर इमेज में एन जो है, एन, वो एन का मिरर इमेज ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन, सीधा सिंपल सा काम, एन का नहीं बनेगा, इसका मिरर इमेज ठीक है, इसका ठीक है, इसका ठीक है। देखो जेड का मिरर इमेज नहीं बनाया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ठीक है, ये वाली बात नहीं, नहीं ठीक है भाई, नहीं ठीक है, नहीं है, क्योंकि एन का मिरर इमेज ही नहीं बनाया। चलो यहाँ पे देखो मिरर इमेज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आसान है, इसलिए इस पे ज्यादा समय देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 13 की ओर, जहां पे आपको क्या बोला है, द सेम ऑपरेशंस आर फॉलोड इन ऑल गिवन नंबर्स पेयर एक्सेप्ट वन, फाइंड द ओड नंबर पेयर। यानी 4 में से 3 में कुछ सिमिलरिटी है, आपको क्या बताना है, एक कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है। तो देखो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, पहाड़े आने चाहिए। मैं कहता हूं 1 से 40 तक की टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ठीक है, 16 का अगर मल्टीप्लाई 8 कर दो तो आपको 128 मिल जाता है, लेकिन 17 का मल्टीप्लाई 8 करने पर आपको 136 मिलता है, यानी -1 करने पर आपको जो संख्या दी गई है वो दिखाई देगी। ठीक है, और यही काम यहाँ पर हुआ है कि 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 104 आता है, और -1 करने पर आपको 103 दिखाई देता है। और यही काम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, और -1 करने पर कितना आता है 151 आता है। लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्ट गुणा 8 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका इन तीनों से क्या है, अलग है। क्लियर हुई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 की ओर, जहां पे आपको एक अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे रही है, और अल्फाबेटिक सीरीज को सोल्व करने का तरीका जो है वो है, सबसे पहले आप क्रमांक लिखोगे। क्रमांक आपने लिखा तो 7, 1, 19, 13, इसके क्रमांक लिखे तो 3, 3, 15 और 15। लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मेरे को -4 दिखाई दिया, और यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दिया +2। आगे देखा तो मेरे को फिर से क्या दिखाई दिया, तो आपने कहा सर -4, और फिर से क्या दिखाई दिया +2। यानी जो लॉजिक है मुझे आसान से समझ में आ रहा है, -4 +2, -4 +2, -4 +2। मैं आगे इसको चेक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, क्योंकि अब मुझे लॉजिक एकदम क्लियर है। ठीक है, तो y में सबसे पहले जो होगा वो -4 होगा। y का क्रमांक होता है 25, -4 करने पर का आएगा 21, 21 का होता है u। फिर आपका +2 होके क्या आ जाएगा g, और फिर -4, 11 में से -4 होंगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा g आ जाएगा, क्योंकि 11 -4 7, 7 पे g आता है। और लास्ट में दिया है क्यों, और क्यों में आपका इस बार क्या होगा +2 होगा, और क्यों में +2 होगा तो 17 और 2 19, यानी कितना आ जाएगा s, UGGS आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 एक आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग का एक आसान सा प्रश्न पूछा है। आसान क्यों, आप देखो कि जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि इस पेपर को अनफोल्ड करोगे तो सबसे पहले यहाँ दर्पण लगा दो, क्योंकि सबसे लास्ट में जो फोल्डिंग हुई है वो सबसे पहले अनफोल्डिंग हुई। अगर इधर आप अनफोल्डिंग कर रहे हो तो मिरर इमेज इधर लगा दिया, और जैसे ही आप इसको मिरर इमेज यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। और ऐसी चीजों चीजें हैं, तो ये थोड़ी जरूर दूर दिखाई देगी, ये पास में नहीं होगी, थोड़ी सी दूर होगी, मानी ये क्योंकि ये यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन ये वाली चीज जस्ट पास में दिखाई देगी। अगर ऐसी चीज देखा जाए तो ना तो इस ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन नंबर ए में है। देखो ये चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दे रही है ना। और ये चीज जो है ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिखाई दे रही, तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपका आंसर हो गया सी, एलिमिनेशन बेस्ट मेथड होता है नॉन वर्बल क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे, तो आपको पूछा है कि 3 में एक समानता है और एक आपका अलग है, या फिर कह सकते हो कि जो रिश्ता ऑड वन आउट का नहीं है, ये पर्सन ये है,
कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। कहने का मतलब आपको जो दिया गया है कि जो रिश्ता कटुता का मानवता से है वही रिश्ता संभालना का किससे होगा। तो सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कटुता और मानवता का क्या रिश्ता है। तो कटुता और मानवता का एक विलोम शब्द है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि आपको इसी का भी विलोम शब्द यानी एंटोनिम देखना होगा। अगर बात करें संभालना यानी होल्ड करना का विलोम शब्द है तो नियुक्त करना तो अपॉइंट करना जो कि नहीं हो सकता। निग्रह मतलब कंट्रोल करना यानी वश में करना, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, त्यागना यानी अब्डिकेट यानी कहने का मतलब ये वर्ड आपके लिए जो है इसका एंटोनिम का काम करेगा, क्योंकि खींचना का मतलब भी क्या होता है, होल्ड करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। 17 की ओर चलते हैं तो इसने कहा कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज द लेटर इन द वर्ड मिडो आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। यानी दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्रमांक लिखने चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो 13, 5, 1, 4, 15 और 23। अब आप इस साइड से चलते हुए इसको, जो सबसे पहले आता है वो 1 आता है, फिर आता है 4, फिर आता है 5, उसके बाद क्या आएगा 13, उसके बाद आएगा 15 और लास्ट में क्या आ जाएगा 23। अगर इन चीजों को देखा जाए तो इसमें दो चीजें आपको रिपीट अपनी जगह दिखाई दे रही है, बाकी सब चीजें जो है वो अपनी प्लेस को छोड़ चुकी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर हुई बात। अरेंज कर दिया लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकली ऑर्डर, और उसके बाद जो चीजें अनचेंज रही वो थी 2। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से आपका एक पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है। तो इस बार जो है वो सबसे पहले इस तरीके से लास्ट में सबसे जो है क्या किया गया है, इस तरीके से आपको अनफोल्ड किया गया है। और इस तरीके से अनफोल्ड करने का मतलब क्या होता है पता है, इस तरीके से अनफोल्ड करने का मतलब होता है कि सबसे पहले ये अनफोल्डिंग होगी, ये अनफोल्डिंग होगी, इसका मतलब मिरर यहाँ लगेगा, यानी ये चीज आपको ऐसी ऐसी दिखाई देगी। और फिर ये वाली यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको एक अनफोल्डिंग ये भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अनफोल्डिंग करोगे तो आपको इसी का उल्टा आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और ये दिखाई देगा यहाँ पर। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका कि जो रिलेशन समर का सीजन के साथ है वैसा कॉटन का किसके साथ है। तो सीधी सी बात है, समर मतलब गर्मी यानी ग्रीष्म, यानी जो आप अभी आने वाले दिनों में देखोगे। तो जो रिलेशन है यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है कि समर और समर एक तरीके की क्या होती है, सीजन होती है। तो कॉटन क्या होता है, क्लॉथ। कॉटन क्या एक फैब्रिक है, एक कपड़े का टाइप है। क्लियर है बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बात करें तो ये कहता है कि 16 इज रिलेटेड टू 112 फॉलोइंग द सेम लॉजिक 26 इज रिलेटेड टू 182। जैसा कि मैंने कहा कि टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल जिसको याद होगी उसको ये चीजें दिखाई देगी कि 16 का यहाँ पे मल्टीपल ही है। कितना मल्टीपल है, तो आप बोलोगे सर 7। इसी तरीके से आप 26 को भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे। 26 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छके 42, 2 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 दिखाई देगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, और मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 और 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 308 आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 20। नेक्स्ट 21 की ओर चलते हैं। तो कहता है कि 8 इज रिलेटेड टू 152 एंड 12 इज रिलेटेड टू 1728। तो 15 किसे रिलेटेड होगा, तो बेटा जिसको चीजें याद है वो सीधा देख रहा है कि ये 8 का क्यूब होता है, और जो 12 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 1728 होता है। तो 15 का क्यूब क्या होगा, तो आप 15 का क्यूब देखोगे तो 3375 यानी 3375। अब जिसको याद नहीं कि 15 का क्यूब क्या है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि भाई स्क्वायर तो याद होगा एटलीस्ट। क्या याद होगा, स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 5 75, 7 15 दूनी 30, 30 और 7
37 3, 15 दूनी 30 और 33 33 75। लेकिन इतना अगर आप करने जा रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ से थोड़ा पीछे हो जाओगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये चीजें याद होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलता हूँ, जहां पे आपको बोला गया है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज टू ईच अदर। यानी जोड़ और माइनस को आपस में बदल दो, साथ ही साथ गुणा और भाग को आपस में बदल दो। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, जो कहता है वो कर दो। ये 14 0 1 4, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, 14 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और भाग की जगह आ जाएगा गुणा, और प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। अब सबसे पहले ये सोल्व होगा, तो 14 एकम 14, फिर आएगा 0, फिर 0 आएगा, फिर आएगा 1। क्लियर है बात? यहाँ पर ये करने के बाद अगर इसकी बात करें तो यहाँ से 80 और माइनस का 14। अब इनको ऐड कर दो। क्लियर है बात? इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इनको ऐड करोगे तो आएगा 1801, और -14 करेंगे तो 11 में से 4 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 0 1, तो 1 0 6 7, आपका आंसर नंबर 3। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, जहाँ पे आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है और एक अच्छा पर्सन कह सकते हैं। तो इन पर्सनों में क्या करना होता है, अपन को एक वेरिएबल की ओर ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर मैं सबसे मेरा फेवरेट होता है सेंटर वाली चीज कैसे आई। अगर इन दो को गौर से देखेंगे तो ये वाली चीज सेंटर में आती हुई दिखाई दे रही है। क्या यही चीज सेंटर में आती है? तो अब इन दो को कंफर्म होने के लिए देख लो, तो आपको देखोगे कि दो आपका सेंटर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आगे वाली चीज में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। सेंटर में प्लस आने की वजह से ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ये ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में देखा जाए तो किसी भी एक चीज को देख के आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर बात करें इस दो की, आएगा या एन आएगा, तो देखिए फिर से आप उनको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी चीजें। तो अगर मैं फिर से ऑब्जर्व करूं कि वहां पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि जो दो यहाँ हुआ करता था, जो दो यहाँ हुआ करता था, अब अगले में कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। फिर आगे अगर इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में देखा जाए, तो ये 8 जो है वो आपका एक ही स्थान नीचे गया है। 8 जो है वो एक स्थान देख नीचे गया है। लेकिन फिर यहाँ से ये सेंटर में आ गया था। ठीक है, अब ये दो कहाँ चला गया, सेंटर वाली चीज यहाँ चली गई थी, सेंटर वाली चीज कहाँ चली गई थी, यहाँ चली गई थी। तो सीधी सिंपल सी लॉजिक है कि जो दो यहाँ जा रहा है वो दो दो का स्लाइड ले रहा है। तो अगर इनके अंदर बात करूं कि इन दोनों में से अगर देखा जाए, तो डी जो है, डी की बात करें तो डी जो सेंटर वाली चीज है वो कहाँ चली जाती है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार आया, और स्टार वाली चीज कहाँ गई, यहाँ गई। फिर कहाँ गई, इधर गई। तो अब किधर जाएगी, डी इस साइड जाएगी। यानी जो बीच वाली चीज है वो एक बार इधर जा रही है, एक बार इधर जा रही है, एक बार इधर जा रही है। क्लियर बात है? तो डी इस साइड कॉर्नर पे आएगा, जो कि केवल इसी ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लॉजिक पकड़ने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें, तो आपको ये पूछ रहा है कि ये जो डायग्राम है वो कौन से आपको मिलेगा। तो आप देखोगे इन चार ऑप्शन में से, पहली बात रोटेशन जो है पहले अलाउ मत करो, रोटेशन अलाउ मत करो। क्लियर है? क्योंकि रोटेशन अलाउ करोगे तो आपको फिर कई से ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई दे देंगे। लेकिन अगर मैं विदाउट रोटेशन की बात करूं, तो यहाँ से मुझे ये चीज मिल जाती है, यहाँ से मुझे ये चीज मिल जाती है विदाउट रोटेशन, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। जो कि ऑप्शन में देखो इसने क्या किया है, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया है। पहले में आपके ऑप्शन नंबर 2 है, पहले में ऑप्शन नंबर 2 है, तो आंसर टिक करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना था। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का कहता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डिमांड रिटर्न एज दिस, सप्लाई रिटर्न एज दिस, हाउ विल प्रोडक्ट रिटर्न। क्लियर है? कोडिंग डिकोडिंग का आपको ये प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न को करने के लिए आप इनके क्रमांक लिखोगे, डी का 4, ई का 5, एम का 13, ए का 1, एन का 14 और डी का 4। उसके बाद 4 का इसने 4 लिखा, लेकिन 5 का कर दिया 10, 13 का 13 लिखा, फिर इसने क्या कर दिया, दुगना, फिर 14 का 14 लिखा, फिर 4 का 4 लिखा। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे 4 का 4 ही रहा, यहाँ पे 13 का 13 ही रहा, यहाँ पे 14 का 14 ही रहा, यहाँ पे 4 का 4 ही रहा। देखो अगर ऐसा दिखाते कि सेम, फिर दुगना, सेम, फिर दुगना, फिर सेम, तो फिर दुगना आना चाहिए था। तो ये लॉजिक तो नहीं है।
एक लॉजिक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो 5 होता है ना रीजनिंग के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल यानी स्वर, बाकी होते हैं व्यंजन, और ई जो है वो 5 पे आता है। तो हो सकता है ये लॉजिक हो कि वोवेल को तो कर दे दुगना और कॉन्सोनेंट को रख दे सेम, यानी व्यंजन को रख दे सेम, वोवेल को दुगना और कॉन्सोनेंट को सेम। क्या ऐसा हुआ है क्या? तो देखो अपन आंसर करके देखते हैं कि पी का तो अपन क्या कर दे, पी तो व्यंजन है, तो पी का पी रहेगा यानी कितना आएगा 16, आर का ऐसा का ऐसा, लेकिन ओ का दुगना आएगा क्योंकि ओ आपका जो है स्वर होता है यानी कितना आएगा 30, डी का 4 ही आएगा, यू का भी दुगना आएगा यानी कितना 42, और सी का 3 का 3 ही रहेगा और टी का 20 रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर 16, 18, 30, 44, 23, 20, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का सॉल्यूशन, और आई होप आपको बात समझ में आई है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने दोस्तों में इन वीडियो को जरूर फैलाएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा एनर्जी के साथ और कुछ अच्छा कार्य कर सकें। फिलहाल आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।